नमस्कार। आज हम प्रकृति के स्वास्थ्य को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देखने वाले हैं, जो सिर्फ कार्बन की गिनती से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि हमारा ये जो ग्रह है ये बस अलग अलग हिस्सों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा डायनामिक सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से एक अदृश्य जाल में बंधी हुई है। तो अगर ये एक सिस्टम है, तो क्या इसकी कोई नब्ज भी है? क्या हम इसकी हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यही हमारे आज के इस सफर का सेंट्रल आइडिया है कि हम इस ग्रह की धड़कन को माप सकते हैं। और इसके पीछे की साइंस काफी सीधी है। ये जो धड़कन है ये असल में एनर्जी का फ्लो है जो पूरे इकोसिस्टम से होकर बहती है। समझिए कि ये हमारे प्लैनेट के जिंदा होने का सबसे अहम, सबसे बुनियादी संकेत है। तो ये लाइफ एनर्जी बहती कैसे है? देखिए, सूरज की रोशनी से शुरुआत होती है जिसे पौधे पकड़ते हैं। फिर ये एनर्जी उन जानवरों तक जाती है जो पौधे खाते हैं, और वहां से शिकारियों, फंगस और मिट्टी के जीवों तक। यही पूरा फ्लो है, यही वो ग्रेट ग्रीन हार्टबीट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ एनर्जी के इस फ्लो की नहीं है। हम एक और भी गहरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं वाइब्रेंसी, यानी जीवंतता। तो वाइब्रेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितनी एनर्जी है सिस्टम में। असली बात यह है कि वो एनर्जी कितने अलग अलग रास्तों से, कितनी अलग अलग स्पीशीज से होके गुजर रही है। मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसका जाल है, वही असली की है। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है सिंपल एनर्जी मेट्रिक, बस ये नाप लो कि कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, और दूसरी तरफ है वाइब्रेंसी मेट्रिक। यहां हम ये देखते हैं कि वो एनर्जी कितने अलग अलग जीवों और रास्तों से गुजर रही है। समझिए, एक घने असली जंगल और सिर्फ पेड़ों के बागान के बीच का फर्क है। अब चलिए एक बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं। इस बात का खतरा कि हम नेचर को सिर्फ एक ही, बहुत ही नैरो, बहुत ही संकीर्ण नजर से देखने लगे हैं। और ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या नेचर का काम सिर्फ एक कार्बन मशीन बनना है? आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हम अक्सर नेचर को बस एक कार्बन सोखने वाली मशीन समझ लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में उसकी वैल्यू बस इतनी ही है? क्योंकि जब हम नेचर को सिर्फ एक कार्बन मशीन की तरह देखते हैं तो इसके बड़े खतरे हैं। हम क्या करते हैं, एक जैसे पेड़ों की लंबी लंबी कतारें लगा देते हैं, बस कार्बन कैप्चर के लिए। इससे होता यह है कि लाइफ की जो रिच कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक काम तक सिमट जाती है, और सवाना जैसे घास के मैदान, उन्हें हम भूल जाते हैं, जबकि वो भी अपने आप में लाइफ से भरपूर होते हैं, सिर्फ इसके लिए क्योंकि वहां घने पेड़ नहीं हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि वाइब्रेंट नेचर का मतलब है ऐसी जगह जहां इंसान न हो। एक्चुअली इसके बिल्कुल उलट, कई ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, स्वदेशी लोग हैं जो नेचर के साथ रहते हैं और उसकी वाइब्रेंसी को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। तो चलिए अब एक ऐसी केस स्टडी देखते हैं जो इस वाइब्रेंसी की पावर को कमाल के तरीके से समझाती है। ये हैं एटोल्स, समंदर तल से बस थोड़ा ही ऊपर उठे हुए द्वीप, और इनके बारे में आमतौर पर यही सोचा जाता है कि ये तो डूबने ही वाले हैं, क्लाइमेट चेंज के फर्स्ट विक्टिम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रिसर्च ये बताती है कि ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये लिविंग इंटीग्रेटेड आइलैंड रीफ सिस्टम्स हैं। मतलब ये खुद को बना सकते हैं, खुद को बिल्ड कर सकते हैं। तो एक वाइब्रेंट एटॉल ये करता कैसे है? ये साइकिल बहुत ही कमाल का है। समुद्री पक्षी मछलियों से न्यूट्रिएंट्स लाते हैं अपने ग्वानों के जरिए। ये न्यूट्रिएंट्स बहकर पास के कोरल रीफ को फर्टिलाइज करते हैं। फिर पैरटफिश जैसी मछलियां उस हेल्दी रीफ पर मरे हुए कोरल को खाती हैं और उसको रेत में बदल देती हैं। वही रेत द्वीप को बिल्ड कर दी है। ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और यहां पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ है एक वाइब्रेंट अटॉल जहां समुद्री पक्षी हैं, नेटिव जंगल हैं, हेल्दी रीफ है। ये अटॉल ग्रो कर सकता है समंदर के बढ़ते लेवल के साथ। और दूसरी तरफ एक डिप्लीटेड अटॉल जहां पक्षियों की जगह चूहे हैं, नारियल के खेत हैं और रीफ डैमेज हो चुकी है। इसके डूबने का खतरा कहीं ज्यादा है। मतलब साफ है, वाइब्रेंसी ही सर्वाइवल की है। तो इस एटोल की कहानी से हमने जो सीखा, अब उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे बड़ा टेकअवे यही है, ग्लोबल चेंजेस के सामने रेजिलियंस यानी लचीलापन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम नेचर की वाइल्ड एनर्जीज के साथ काम करें, उसकी वाइब्रेंसी को मेंटेन रखें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करें बल्कि उसके साथ चलें। और यही एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है।
हमें एक ऐसी दुनिया के लिए काम करना है जो बस चीजों को कमोडिटी न बनाए, जो इंडस्ट्रियलाइज न हो, बल्कि एक ऐसी रेजिलिएंट और रीजेनरेटिव प्लैनेट हो जहां इंसान और बाकी सभी जीव एक साथ फ्लरिश कर सके। तो आखिरी सवाल यही है कि हम नेचर की इन वाइल्ड एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उनके साथ काम करना कैसे शुरू कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब शायद हमारे नजरिए को बदलने से शुरू होता है। नेचर को एक मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा, वाइब्रेंट साथी के रूप में देखने से।